हेलो एवरीवन। संस्कार भारती के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हिंदी साहित्य की व्याख्याता पूनम गालिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम स्नातक प्रथम वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत इस प्रश्न पत्र का नाम है कहानी एवं गद्य की अन्य विधाएं। और इसी के अंतर्गत हम कहानी चयनिका, कहानी भाग है, उसकी पुस्तक है आपके पाठ्यक्रम में कहानी चयनिका, उसमें हम कहानियों का अध्ययन कर रहे थे। पहली कहानी हमने पढ़ी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की, उसने कहा था। उसके बाद मैंने आपको जो कहानी, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भी मैंने आपको बता दिए। उसके बाद जो कहानी नमक का दरोगा है, प्रेमचंद द्वारा रचित प्रसिद्ध कहानी है, बड़े प्रसिद्ध लेखक हैं प्रेमचंद जी, उनकी कहानी नमक का दरोगा का हमने अध्ययन किया था। आज हम इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अगर सबसे पहले बात की जाए महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत, तो सबसे पहला ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है प्रेमचंद जी से संबंधित। जैसा कि पाठ में आपको पढ़ा चुकी हूँ, प्रेमचंद जी का परिचय भी दिया है। इसके अंतर्गत हम बात करते हैं प्रेमचंद जी लेखक कैसे थे। तो इसी के आधार पर कि जो प्रेमचंद जी हैं, अगर एक क्वेश्चन हम देखें जो महत्वपूर्ण प्रश्नों में प्रश्न के अंतर्गत जो आपके पाठ्यक्रम, आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं, ऐसे प्रश्न में अगर देखें तो जो पहला प्रश्न बनता है वो प्रेमचंद जी के प्रेमचंद जी के कहानी लेखन। प्रेमचंद जी ने कहानी लेखन के अलावा अन्य भी विधाएं लिखी हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं कहानी की, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में कहानी है। तो जो कहानी है उस लेखन में उनके जो व्यक्त उद्देश्य, व्यक्त उद्देश्य और उन क्या संदेश वो देना चाहते हैं, और संदेश का उल्लेख। प्रेमचंद जी की कहानी लेखन में व्यक्त उद्देश्य और संदेश का उल्लेख कीजिए। अगर ये संबंधित प्रश्न आ जाता है तो आपको इसे कैसे हल करना है। यहाँ बात हो रही है प्रेमचंद जी के लेखन की। अब प्रेमचंद जी कैसे लेखक थे? इनका 1886 में जन्म होता है और ये 1900 इन्हीं के शब्दों में है कि इनका लेखन कार्य 1901 में ये प्रारंभ कर देते हैं। 1901 में इनका जो मूल नाम है वो है धनपत राय। प्रेमचंद का मूल नाम है धनपत राय। ये जानना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि इनका लेखन जो है इन्हीं के जीवन से जुड़ा हुआ है। तो धनपत राय के नाम से और नवाब राय, इस नाम से प्रेमचंद जी उर्दू में लिखा करते थे। अब उस समय जो हिंदुस्तान में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे, तो अगर स्वतंत्रता आंदोलन में कोई भी किसी भी तरह का भागीदार होता था तो प्रेमचंद जी उसका पूरा उसके लिए उसका समर्थन करते थे। चाहे क्रांतिकारी हो, चाहे गांधीवादी हो, अहिंसा तरह से करा जाए या कैसे भी, तो प्रेमचंद जी पूरा सहयोग करते थे। और फिर स्वयं ये जो डिप्टी इंस्पेक्टर के पद पर नौकरी करते थे, सरकारी नौकरी, 20 साल पुरानी उस नौकरी से इस्तीफा देकर ये जो स्वाधीनता आंदोलन में ये भी कूद पड़े थे। गांधी जी के विचारों से, गांधीवादी विचारों से सहमत थे। तो इस तरह के इनके जो कार्य थे उसे देखते हुए अंग्रेज सरकार ने इनका सप्त सरोज नाम का जो एक कहानी संग्रह है, ये पहले लिखते थे। 1901 में इन्होंने लिखना शुरू किया था उर्दू में ये लिखा करते थे। और उसके बाद में जब इनकी सप्त सरोज नामक कहानी संग्रह को जब्त कर लिया गया, तब इन्होंने इस धनपत राय, नवाब राय के नाम से लिखना
बंद कर दिया और इसके बाद ये हिंदी में प्रेमचंद जी के नाम से लिखने लगे। इन्होंने प्रेमचंद के नाम से हिंदी में लेखन कार्य प्रारंभ किया। अब प्रेमचंद जी ने जब अपने लेखन की शुरुआत की थी तो शुरुआत में पहले जो प्रसिद्ध थे उस समय देवकीनंदन खत्री जी के जो अय्यारी जासूसी से संबंधित उपन्यास थे वो बड़े प्रसिद्ध हुआ करते थे। मनोरंजन के उद्देश्य से साहित्य में बड़ा उनका स्थान था। लेकिन इन सबका ही प्रेमचंद जी ने लिखना पहले अनुवाद किया बहुत सारी चीज़ों का, वेदों का। लेकिन जब स्वयं इन्होंने लिखना प्रारंभ किया तो इन्होंने जीवन के यथार्थ को अपने साहित्य में स्थान दिया। जीवन की सच्चाई को इन्होंने अपने साहित्य में स्थान दिया। इन्होंने स्वयं अपने जीवन में बहुत कुछ झेला, वही सारे जीवन के जो अनुभव है इनके लेखन में दिखाई देते हैं। इसके साथ ही साथ इनकी भाषा बड़ी प्रौढ़ हुआ करती थी, बड़ी ही मार्मिक थी, मुहावरेदार थी। पढ़ने पर बड़ा ही जो पाठक था प्रभावित हो जाता था, बंध जाता था उससे। तो अगर कहें तो जैसे बहुत सारे उदाहरण हैं, हम विषय से नहीं भटकेंगे, हम कहानी लेखन में व्यक्त उद्देश्य और संदेश की बात कर रहे हैं तो पॉइंट वाइज हम इसको बताएंगे कि एक तो प्रेमचंद जी के शब्दों में ही इसको उन्होंने किस तरह से बताया और इसके उद्देश्य के अंतर्गत वो क्या बात कर रहे हैं और किन किन बिंदुओं के अंतर्गत इन्होंने अपने क्या संदेश देना चाहा है। बात है कहानी लेखन। जो कहानी लेखन है, उपन्यास लेखन में भी लगभग इनके जो विचार हैं, सुधारवादी विचार हैं समाज के प्रति, वो व्यक्त हुए हैं। तो अगर इस प्रश्न के बारे में हम बात करें तो देखिए कि इसका उद्देश्य की बात करें कि कहानी साहित्य का उद्देश्य, कहानी साहित्य का उद्देश्य, तो प्रेमचंद जी ने नमक का दरोगा कहानी में हमने देखा कि उन्होंने क्या किया, जो अन्याय और अनीति के विरुद्ध आवाज उठाई। सभी लोग जो है पैसे वालों के रिश्वत के कारण उनके दबदबे में दबकर कार्य करते हैं, लेकिन एक ईमानदार जो वंशीधर था, मुंशी वंशीधर, उसने अपनी ईमानदारी के आगे किसी को नहीं मानी उसकी और अपनी नौकरी तक गंवाई, लेकिन वो अपने आदर्श से डिगा नहीं और अंत में उसकी ईमानदारी की, उसकी निष्ठा की ही जो पंडित अलोपीदीन हैं उन्होंने उसका सम्मान किया और अपने सारे कारोबार का लेखा जोखा रखने के लिए उन्हें मुंशी नियुक्त करके बहुत ही अच्छी तनख्वाह पर उन्हें रख लिया। यानी कि आदर्श की प्रस्तुति की, यथार्थ भी प्रस्तुत किया कि जो अच्छाई का भला जो वापस व्यक्ति को अवश्य मिलता है, उसकी ईमानदारी का फल उसे अवश्य मिलता है। वास्तविकता में ऐसा नहीं होता, लेकिन इन्होंने ये बात कही कि मनुष्य की बुराइयों को ही प्रकट करना जरूरी नहीं है, मनुष्य की नैतिक आदर्श को प्रस्तुत करना भी साहित्य का उद्देश्य है, क्योंकि साहित्य ही है जो समाज का निर्माण करता है। तो हमारी जो समाज है उसके सामने एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने इन कहानियों में इस तरह का जो उद्देश्य, इसी उद्देश्य से उन्होंने लिखा। तो देखिए, अन्याय, अनीति, आदि के विरुद्ध मानवीय चेतना का जागरण। अगर एक लाइन में हम कहें तो इस कहानी के अंतर्गत क्या उद्देश्य है, जो अन्याय है, समाज में अन्याय होता है और अनीति यानी कि नीति के विरुद्ध कार्य होता है, उन सभी के विरुद्ध मानवीय चेतना का जागरण। अन्याय कैसे हुआ, जो न्यायालय में जज, वकील, सब कुछ सबूत बदल दिए गए, सब कुछ सबको खरीद लिया गया, तो वहाँ न्याय नहीं हुआ, है ना। वंशीधर इसके कारण बड़ा दुखी था कि सारे वकील, सारे जज बिके हुए हैं, न्याय का कोई न्याय किसी को मिल ही नहीं सकता।
अनीति यानी नीति विरुद्ध कार्य जो पंडित अलोपीदीन ने उसे रिश्वत दे के अपना कार्य कराने का जो अनीति विरुद्ध कार्य करने के लिए उसे दबाव डाला, वंशीधर ने उसकी बात नहीं मानी, दरोगा ने उसकी बात नहीं मानी, नीति के विरुद्ध कार्य नहीं किया। लेकिन वो तो पंडित अलोपीदीन के आगे नहीं झुका, लेकिन दूसरे अफसर बिक गए, वकील बिक गए, गवाह बदल दिए गए, सबूत बदल दिए गए, जज बिक गए। तो ये नीति के विरुद्ध कार्य होता है। और फिर अंत में उसे बल्कि ऐसे इज्जतदार पंडित अलोपीदीन को परेशान करने के कारण उसको उसकी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ता है। तो इसके विरुद्ध जो समाज में ये व्याप्त है अनीति और अन्याय, उसके विरुद्ध जो है मानवीय चेतना यानी कि मानवता की चेतना। अब पंडित वंशीधर कितना ही अमीर क्यों ना हो, वो अपने जितने भी कार्य करने वाले थे उनकी जो चोर बाजारी और ये जो उनके धोखेबाजी से वो परेशान था। उसे कोई ईमानदार इंसान चाहिए था। वो हर चीज़ को अपनी नज़र से देखता था, हर एक एक चीज़ गिनता था, क्योंकि उसे अपने कर्मचारियों पर विश्वास नहीं था। तो यहाँ पर पंडित अलोपीदीन ने अपने विरुद्ध खड़े उस व्यक्ति के अंदर ही एक ईमानदार व्यक्ति को देखा और वो चाहता था कि ये व्यक्ति अगर इसे उचित इसको स्थान दिया जाए तो ये कार्य अपना ईमानदारी से करेगा और वो अपना इतना बड़ा कारोबार जो दरोगा है, नमक के दरोगा जो वंशीधर है, वंशीधर के कंधों पर ये भार डाल सकता है। तो मानवीय चेतना का जागरण करना, शुरू में यथार्थ की प्रस्तुति करके बाद में आदर्श की प्रस्तुति कर दी गई। अगर हम प्रेमचंद जी के शब्दों में बात कहें तो प्रेमचंद जी ने खुद यही कहा है कि साहित्य वही खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो, जो हमें गति और संघर्ष की गति पैदा करे। अगर जो साहित्य सुलाता है वो साहित्य नहीं, साहित्य वो है जो हमें जगाता है, हमें कुछ ना कुछ नया करने को प्रेरित करता है। तो ये थी प्रेमचंद जी के शब्दों में कि साहित्य को उन्होंने केवल मनोरंजन का साधन नहीं माना। आपको मैं प्रेमचंद जी के शब्दों में भी जो है वो लिखा देती हूँ उनकी पंक्तियाँ। हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो, जो हमें गति और संघर्ष की गति पैदा करे, सुलाए नहीं। क्योंकि अब सोना मृत्यु का लक्षण है। तो ये थी आपके प्रेमचंद जी के शब्दों में, इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख रही हूँ, ये प्रेमचंद जी के ही शब्द हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर
इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जो सुधारवाद और समग्र परिवेश है, ये तो था कहानी का उद्देश्य। हम बात कर रहे थे कहानी के उद्देश्य, इस बिंदु पर हमने विचार किया और इसके बाद हम सुधारवाद और समग्र परिवेश उसके बारे में कुछ बिंदुओं के आधार पर बात करेंगे। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले बिंदु पर। अब सुधारवाद और समग्र परिवेश, इन्होंने समाज में सुधारवाद को प्रेरित किया। मैंने बताया था कि ये साहित्य को मनोरंजन का साधन ना मान करके जो है समाज को सुधारने का, यानी कि समाज का भला करने का, समाज की सच्चाई को प्रस्तुत करने का एक साधन समझते थे। तो इन्होंने समाज में सुधार, अब किस किस क्षेत्र में है हम आगे पढ़ेंगे संदेश के अंतर्गत भी। तो देखिए, इन्होंने अगर पहले कहें तो आदर्शवादी, इन्होंने आदर्शवादी दृष्टिकोण आदर्शवादी दृष्टिकोण की इन्होंने स्थापना की। यानी कि मैंने बताया कि यथार्थ, कोरा यथार्थ समाज की केवल बुराइयों को प्रदर्शित अगर हम करेंगे तो व्यक्ति समाज के यथार्थ से तो परिचित होगा ही, लेकिन साहित्य को पढ़कर अगर अपराध की चीजें बताई जाती है तो व्यक्ति अपराध के लिए प्रेरित होता है। जो साहित्य जो देखता है, सुनता है, जो फिल्में हैं जिस तरह की आती हैं, व्यक्ति उनको देख के वैसा ही बनने का प्रयास करता है। लेकिन अगर उनका अंत आदर्शवादी हो, उसका जो फल बताया जाए वो आदर्श के साथ बताया जाए, तो समाज को एक सोच मिलती है सुधार की, समाज की उस गलत यथार्थ को बदल के आदर्श जीवन जीने की। तो यही आदर्शवादी दृष्टिकोण इन्होंने प्रारंभ में बताया। अगर कहें तो प्रेमचंद जी का जो साहित्य है वो आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद है। आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद, यानी कि आदर्श की तरफ उन्मुख होता हुआ यथार्थवाद। यथार्थवाद का चित्रण तो वो करते हैं, सच्चाई जो है बुराइयों का चित्रण वो करते हैं, लेकिन उन बुराइयों पर मानवीय मूल्यों की जीत बताते हुए आदर्श की स्थापना करते हैं। ये इनके साहित्य के प्रारंभ के ही जो विचार थे। इसके बाद में धीरे धीरे इनके जो यथार्थ के प्रति इनका विचार बदला, फिर धीरे धीरे आदर्श उनके लेखन में से उनके जो मृत्यु के निकट उन्होंने 1936 के आसपास कहानी कफन जैसी और जो गोदान है उपन्यास, इसमें जो समाज का नंगा चित्र प्रस्तुत किया है उसमें बिल्कुल कठोर यथार्थ उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो धीरे धीरे आदर्श कहीं ना कहीं उनके लेखन से बाद में चला गया। लेकिन पहले ये जो नमक का दरोगा हम कहानी पढ़ रहे हैं, इनके प्रारंभिक लेखन की ही कहानियों में से है, जहाँ पे आदर्श को आरोपित करते हुए यथार्थ का चित्रण किया गया। तो इनका दृष्टिकोण कैसा है? यथार्थवादी दृष्टिकोण, आदर्शवादी दृष्टिकोण है। इन्होंने आदर्श की स्थापना करना, जीवन मूल्यों की स्थापना करना ही साहित्य का उद्देश्य बताया। जैसा कि हमने अभी उनके शब्दों में ही बताया कि समाज को जगाना ही, जागृति लाना ही, एक नई उन्हें मूल्य देना, नई सोच देना ही साहित्य का उद्देश्य है। तो ये तो था आदर्शवादी दृष्टिकोण। इसके बाद उन्होंने सुधारवादी दृष्टिकोण, इन्होंने सुधारवादी दृष्टिकोण को अपनाया। यानी कि अगर समाज में अन्याय हो रहा है
चाहे वो जाति के आधार पर हो रहा है तो उसके खिलाफ इन्होंने समाज में जाति प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई, धार्मिक भेदभावों के खिलाफ आवाज़ उठाई, महिलाओं को जहाँ प्रताड़ित किया जाता है तो महिलाओं के लिए भी, उनके भी सुधार के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उनकी बहुत सारी कहानियाँ हैं, जैसे अलगोजा लीजिए, उसमें भी महिलाओं की स्थिति का वर्णन किया है कि कैसे महिलाओं की जो स्वार्थपरकता घर को अलग तो कर देती है, लेकिन वही महिलाओं की जो बुरी हालत होती है, विधवाओं की जो बुरी दशा होती है, उसका भी वहाँ चित्रण किया है। सेवा सदन जैसी उपन्यास में महिलाओं का जो सुमन जैसी लड़कियों का जो वैश्यालय में पहुंच जाती हैं, उसका उन्होंने चित्रण किया है और उसको जीवन को सुधारने के लिए उन्होंने अंत में उसे समाज सुधार का रूप भी दिया है। तो ये बहुत सारे ऐसे सुधारवादी दृष्टिकोण हैं। अब उनका प्रेमा उपन्यास है, उसमें भी जो कहानी का नायक है वो अंत में विधवा से एक युवा विधवा से जो विधवा विवाह कर लेता है। स्वयं अगर प्रेमचंद जी की बात करें तो प्रेमचंद ने भी अपने जीवन में अपने प्रथम विवाह से वो संतुष्ट नहीं थे। अपनी प्रथम जो पत्नी की कर्कशता के कारण उसका विच्छोह हुआ, उसके बाद इन्होंने एक बाल विधवा शिवरानी देवी से विवाह किया, जो इनका वैवाहिक जीवन सुखपूर्वक रहा। इन्हीं के शब्दों में इन्होंने कहा है। तो ये सारी चीज़ें इनके स्वयं जीवन पे भी आधारित है। इन्होंने इसीलिए ये सारे सुधारवादी दृष्टिकोण इनकी जो लेखन है, कहानी लेखन में भी झलकता है। बहुत सारी इनकी कहानियाँ हैं, आप उसमें देखेंगे इनकी सुधारवादी दृष्टिकोण को। अधिकतर जातिवाद को लेकर है, जैसे ठाकुर का कुआं है, वहाँ पर जो जाति के विरोध के कारण पानी के लिए भी लोगों को, जो निचली जाति के लोग हैं, उन्हें पीने के पानी के लिए भी तरसाया जाता है। तो इस तरह से जो उन जाति भेदभाव के विरुद्ध, महिलाओं के अत्याचार के विरुद्ध इन्होंने कई अपनी कहानियों में, अपने उपन्यासों में आवाज़ उठाई है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इन्होंने आदर्श की प्रस्तुति तो की ही है। अंत में जब कहानी खत्म होती है तब इसमें कोई ना कोई ऐसा आदर्श प्रस्तुत करते हैं जिससे समाज कोई एक सीख ले नया, उस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित हो। और दूसरा सुधारवादी दृष्टिकोण। उसके बाद इन्होंने ये गांधीवाद के समर्थक थे। गांधीवाद के समर्थक जो मैंने बताया था आपको शुरुआत में ही कि प्रेमचंद जी थे, वो स्वतंत्रता संग्राम में सभी का पूरा सहयोग करते थे। इनका जो लेखन होता था वो उनके समर्थन में होता था और गांधीवाद से भी ये काफ़ी प्रभावित थे। इतने प्रभावित थे कि अपनी सरकारी नौकरी, डिप्टी इंस्पेक्टर की अच्छी खासी तनख्वाह की इनकी नौकरी थी, 20 साल पुरानी उस नौकरी को छोड़ करके ये गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े थे। बहुत सारे इनके उपन्यास है, जैसे प्रेमाश्रय है, इसमें जो समाज के इस बुरी दशा को तो दिखाया ही है, अंत में उसे गांधीवाद का चोला भी इन्होंने पहना दिया। और बहुत सारे ऐसे उपन्यास हैं जिसमें अहिंसा का उन्होंने समर्थन किया है। बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जिसमें गांधीवाद का इन्होंने समर्थन किया है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इनकी कहानियों में गांधीवाद का समर्थक बताया। ये लड़ाई झगड़े, अन्याय, अहिंसा के विरुद्ध थे। यहाँ तक कि अगर ये गरीबों के हिमायती थे, मजदूरों के हिमायती थे, किसानों के, नारियों के, इन सबकी बुरी दशा का ये वर्णन करते थे और इन सबके हक के लिए आवाज़ भी उठाते थे। लेकिन ये उतने ही किसी पूंजीपति को भी जीने का हक देते थे। उनको जो समाज का बुरा वर्ग बता तो दिया उन्होंने पूंजीपतियों को, लेकिन फिर भी उनको उनके खिलाफ वो किसी तरह के हिंसक प्रदर्शन नहीं करते थे। वो अहिंसा के मार्ग पर, गांधीवाद के मार्ग पर चल करके उन पूंजीपतियों को भी जीवन जीने का हक प्रदान करते थे। तो हम कह सकते हैं कि गांधीवाद के समर्थक थे। इसके बाद देखिए, अगर कहें ग्रामीण जीवन, इन्होंने जो चित्रण किया है वो कौन कौन से चित्रण है इनके,
ग्रामीण और नागरिक समाज के सभी रूप कृषक तथा श्रमिक वर्गों का चित्रण किया गया। जो इनकी कहानी लेखन है उसमें हमें क्या देखने को मिलता है? ग्रामीण परिवेश का भी चित्रण हमें देखने को मिलता है, नगरीय समाज का चित्रण भी हमें देखने को मिलता है, और इन सभी के रूप में मिलते हैं कृषक समाज भी हमें देखने को मिलता है, श्रमिक वर्ग का भी हमें चित्रण देखने को मिलता है। यानी कि ये वो समाज के जो मैंने बताया कि काल्पनिक कथाओं से बाहर निकल के समाज के यथार्थ को, जो मध्यम वर्ग है, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो पीड़ित व्यक्ति हैं, उन पीड़ित तबके के लोगों को उनका हक दिलाने के लिए, समाज को उस यथार्थ से परिचित कराने के लिए उन्होंने अपने लेखन का विषय इन्हें बनाया। उन्होंने बताया है, अगर हम बात करें तो बहुत सारी कहानियों में इन्होंने ग्रामीण जीवन का चित्रण किया है। ये स्वयं मध्यम वर्गीय व्यक्ति थे प्रेमचंद। अपने परिवार और अपने आसपास में, अपने जीवन में जो कठिनाइयाँ इन्होंने देखी उसी का इन्होंने चित्रण भी किया है। और कृषक समाज जिस पीड़ा से गुजरता है, जिस शोषक वर्ग से पीड़ित होता है, उसका भी चित्रण किया है। अगर कहें जो नागरिक समाज है, वहाँ पे भी जो श्रमिक वर्ग है, नगर में भी श्रमिक, जो गांव के लोग नगर में चले तो जाते हैं लेकिन वहाँ पे बहुत ही बुरी हालत में जीवन यापन करते हैं, उन श्रमिक वर्ग का चित्रण बताया है कि कहने को तो सरकार की तरफ से न्यूनतम उनकी मजदूरी तय हो गई है, लेकिन उनके लिए रोजगार की समस्या आज भी यथावत है, और अगर है तो उनका पूरी तरह से शोषण किया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद जी ने अपने लेखन में इन विषयों का चित्रण किया है। इसके बाद मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण का चित्रण है। मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण का चित्रण किया गया है। प्रेमचंद जी जो हैं, उनके जितने पात्र हैं उन सभी का मानसिक स्थिति का चित्रण इन्होंने बखूबी किया है। अगर हम कहें कि सबसे प्रमुख मनोविश्लेषक लेखक का नाम ले तो जैनेन्द्र आते हैं, लेकिन जैनेन्द्र भी प्रेमचंद के मार्ग पर ही चले थे। सबसे पहले जिन्होंने मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से चित्रण किया वो प्रेमचंद थे। इनकी कहानियों का एक एक पात्र कि मन की गूढ़ रहस्यों को किस तरह शब्दों में उन्होंने प्रकट करा है, वो बड़ा ही प्रशंसनीय है। और जो यथार्थ चित्रण मनोविश्लेषणात्मक दृष्टि से महिलाओं का, बच्चों का, उच्च वर्ग का, निम्न वर्ग का, इस तरह से जो इन्होंने कृषक वर्ग का, श्रमिकों का, इन सब का चित्रण किया है, वो यथार्थ है। सब कुछ वास्तविक लगता है, कुछ भी बनावटी नहीं लगता। तो ये थे आपके सुधारवादी और समग्र परिवेश के अंतर्गत जो प्रमुख बिंदु हैं, उनके अंतर्गत प्रेमचंद के ये इन बिंदुओं में आपको समझाना है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, हम बात कर रहे थे, आगे प्रश्न अधूरा है हमारा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमने कहा था कि ये तो था उद्देश्य, अब हमें बात करनी है संदेश की कि प्रेमचंद का संदेश क्या है। तो कहानी का जो मूल संदेश है, हम उसकी बात कर रहे थे कि इस कहानी का मूल संदेश क्या है। ये इसके अंतर्गत हम देखेंगे, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। हम बात कर रहे थे कहानी के मूल संदेश की। ये प्रश्न इसके साथ भी आ सकता है, अलग से भी आ सकता है। तो इस अलग से भी प्रश्न इसका हम कर सकते हैं कि कहानी का जो मूल संदेश क्या है।
कि प्रेमचंद जी इस कहानी के साथ में क्या कहना चाहते हैं, क्या बात प्रकट करना चाहते हैं। तो ग्रामीण जीवन का यथार्थ, इन्होंने अपनी कहानी में ग्रामीण जीवन का यथार्थ प्रस्तुत किया है। पूरी नमक का दरोगा कहानी ग्रामीण परिवेश की ऐसी कहानी है, ग्रामीण परिवेश को प्रस्तुत करती है कि कैसे वंशीधर के पिता भी एक छोटी मोटी नौकरी पर उन्होंने अपना घर कैसे चलाया। अब उनका पुत्र उनसे ऊंची, वो तो हवलदार ही थे, ये दरोगा बन गए हैं, तो वो अपने ग्रामीण जीवन में कैसे अपना जीवन जीते हैं, मकान बना लिया, कैसे दो बहनों की शादियां करनी है। तो ये सब का यहाँ पे चित्रण किया है। कैसे जो व्यापारी पंडित एलोपी दीन है वो बाहर से सामान लाकर यहाँ बेचने के लिए, और जो आयात निर्यात करता है कैसे वो रात के अंधेरे में ये सब ले जाता है, लाता है, बैलगाड़ियों पर ही इनका आवागमन करता है। मतलब परिवेश का चित्रण भी आपको देखने को मिलेगा कि बैलगाड़ियों पर अपना सामान ला रहा है, ले जा रहा है। आसपास का परिवेश भी ऐसा ही बताया है। उसी समय का चित्रण है जब मोटर गाड़ियां नहीं चलती थी, घोड़ा गाड़ियां चला करती थी। तो कुल मिला के अगर हमने पूरी कहानी जब पढ़ी तो हमने देखा कि ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण देखने को मिलता है। इसके बाद देखिए नागरिक समाज का चित्रण। नागरिक समाज का चित्रण इन्होंने अपने नागरिक समाज का, सिर्फ इस कहानी का ही नहीं, हम बात कर रहे हैं प्रेमचंद जी के कहानी लेखन की, सिर्फ इस कहानी की बात नहीं है। इनकी कहानियों में ग्रामीण जीवन का यथार्थ तो मिलता है, सभी कहानियों में ही है। ग्रामीण परिवेश इन्होंने उभारा है। पहली बार इन्होंने कहा कि जो लेखक होते हैं, साहित्यकार होते हैं, वो जो ऊंची ऊंची इमारतों की या खूबसूरत स्त्रियों की बातें करते हैं, वो जीवन के यथार्थ की बात नहीं करते। उस मजदूर स्त्री का चित्रण नहीं करते जो अपने बच्चे को सुलाकर रोता छोड़कर मजदूरी कर रही है, जो अपने चोटी से एड़ी तक का पसीना बहाकर अपने लिए कमाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए मेहनत कर रही है। सुंदर स्त्रियों का वर्णन तो सभी करते हैं, लेकिन उस मजदूर स्त्री की तरफ कोई देखता तक नहीं। तो इन्होंने वो दृष्टि पैदा कर, साहित्यकार के लेखन का इन्होंने दृष्टि को बदलने का प्रयास किया। इसीलिए इन्होंने यथार्थ चित्रण में ग्रामीण जीवन दिया। नागरिक समाज, नगर समाज में भी जो मैंने बताया मजदूर वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, उस नागरिक समाज का भी चित्रण किया। अगर सिर्फ गरीब तबके के नहीं, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं या उच्च वर्ग के लोग हैं, उनमें भी जो उनके रिश्तों में जो मनमुटाव आते हैं, उनकी जो जीवन से जुड़ी समस्याएं हैं, उसका भी चित्रण इनकी कहानियों में देखने को मिलता है। तो इसके बाद देखिए नारी जीवन। इनके जो कहानियों में मैंने पहले भी बताया आपको कि नारी जीवन भी उभर के आया। इनकी कहानियाँ, बहुत सारी कहानियाँ हैं, जैसे अलगोजा है, कफन भी है, यहाँ पे बहुत सारी कहानियों में या पूस की रात भी है। जो नारी का चरित्र है वो उभर के आया है। इनके उपन्यास में भी नारी का चरित्र बहुत उभर कर आया है। हमारे समाज में नारी को शुरू से ही एक दयनीय प्राणी समझा जाता है, एक शोषित वर्ग में आती है, क्योंकि ऐसा वर्ग है ये जिसका शोषण आसानी से किया जा सकता है, इसीलिए इसका शोषण होता है। जैसे शुद्रा नामक एक कहानी में बहुत अच्छे से इस बात को बताया है कि कैसे एक विधवा स्त्री अपना भाड़ फोड़ करके अपनी बेटी को पाल रही है, और अकेली औरत किस तरह से अपने परिवार को इज्जत के साथ पाल रही है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो अकेली है तो उसके ऊपर कई उसके बारे में बातें बना दी जाती है। सच ना होते हुए भी उसकी और उसकी बेटी के बारे में कई मनगढ़ंत बातें गांव में प्रचलित हो जाती है, तो वो अपनी बेटी का विवाह नहीं कर पाती। एक
परदेसी से उसका विवाह होता है तो उसे सच्चाई पता चलने पर वो भी उसे छोड़ के चला जाता है। पति के पास ले जाने के नाम पर एक राहगीर उसकी बेटे को ले जाकर कहीं बेच देता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे समाज में नारी जीवन के जो यथार्थ को, उसके शोषित वर्ग जो शोषण होता है नारी का, उसका बहुत ही यथार्थ चित्रण किया है। बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, आप कोई भी कहानी उठाकर देखिए। अगर ठाकुर का कुआं भी कहें तो पंडित के पास वो पानी मांगने जाती है, तब पंडित भी उसको धुतकार देता है, कहता है एक बार तुझे सिर्फ छू लिया था तो तू मुझे सारे समाज को लेके पीटने आ गई थी। एक लोटे पानी के लिए भी वो तरस जाती है। यानी कि छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए भी औरत को अपनी इज्जत के साथ सौदा करना पड़ता है। ऐसे कई चित्रण इनकी कहानियों में देखने को मिलते, क्योंकि नारी वर्ग जो है शुरू से ही शोषण का शिकार रहा है। आज भी अगर कहें तो रूप बदल गया है, कई तरह से हक मिल गए हैं। अगर कहें तो नारी जो महिला विधेयक है 37% आरक्षण का है, राज्यसभा में तो पारित हो गया, लेकिन अभी भी वो बिल अटका हुआ, अभी भी वो पारित नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं हक बहुत से मिल जाते, लेकिन फिर भी नारी हमारे समाज का ऐसा वर्ग है जिसका शोषण आसानी से किया जा सकता है। और जिस तरह से गरीब तबके में, मध्यम वर्ग में, उच्च वर्ग में जो नारियों की स्थिति है वो आपको प्रेमचंद जी की कहानियों में देखने को मिलेगी। उदाहरण देने का उद्देश्य यही था कि आपको इसका समझ में आए। चौथा देखिए, पारिवारिक जीवन। प्रेमचंद जी ने अपने पारिवारिक जीवन का यहाँ पे वर्णन किया है। अपने जो परिवार का जीवन होता है, कैसे हम रिश्तों में उलझते हैं, परेशान होते हैं, उन्हें संभालते हैं, इनका उन्होंने खुद अपने जीवन से बहुत कुछ सीखा और उसका यहाँ पे अपनी कहानियों का विषय भी बनाया। एक कहानी के विषय के अंतर्गत आप इसको समझ सकते हैं। समय अधिक हो जाने के कारण आज ये कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। हम अगली कक्षा में नमक के दरोगा कहानी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे, इस महत्वपूर्ण में अगर हम बात करें प्रेमचंद जी जैसे महान लेखक को हम बात कर रहे थे, इसी को हम आगे अगली कक्षा में भी बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आपके जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें हम देखेंगे। तो आज की कक्षा बस यहीं तक, कल तक के लिए इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।